हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 4 की। और ये पार्ट 4 और आखिरी पार्ट है जो चैप्टर फर्स्ट का है, ईंट मनकेतन हस्तियाँ और हड़प्पा सभ्यता। और आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में, ठीक है। तो बाकी के पार्ट में, जैसे कि ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार इसको हम देख लेते हैं। तो आगे के पार्ट में हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के हमें जो है विभिन्न स्थलों पर पाए गए भौतिक अवशेषों के बारे में पता चला है कि जो वहाँ पर भौतिक अवशेष जो मिले हैं उनके बारे में पता चला है। हमने आगे के पार्ट में, आगे की 3 वीडियो में पढ़ ही चुके हैं कि भौतिक अवशेष वहाँ पर कैसे कैसे मिले हैं। जैसे भौतिक अवशेष होते हैं जो हमें छूकर पता चल जाते हो, जैसे कि वहाँ पर मृत भांड मिले हैं, उनकी लिपि है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। और तो हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने के बाद जो है लोग धीरे धीरे उनके बारे में भूल गए। मिट्टी के कटाव के कारण वहाँ खेती की जुताई या खजाने की खुदाई के समय पृथ्वी की सतह पर अपरिचित वस्तुओं को क्या कहा जाए, मतलब बहुत सारी अपरिचित वस्तुएं थी जिससे कि नहीं पता चल रहा कि उन्हें क्या कहा जाए या उनका नाम क्या दिया जाए। तो ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तो उसको छोड़ते हैं, उसको स्किप भी कर सकते हैं आप। अब हम पढ़ते कनिंघम का भ्रम। ये है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इसको ध्यान से सुनना। तो कनिंघम का भ्रम क्या था? कनिंघम ये क्या था? कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। तो कौन थे कनिंघम? तो कनिंघम कौन थे? पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल, ठीक है। कोई कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चाहे आपसे ये पूछ लें कि पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो वो कनिंघम थे। या फिर कनिंघम कौन थे, तो वो भारतीय पुरातात्विक विभाग के सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कनिंघम ने आरंभिक वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें चीनी बौद्ध यात्रियों के वृत्तांतों का प्रयोग किया। तो कनिंघम ने आरंभिक बस्तियां जो थी, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां या फिर जो शुरुआत में बस्तियां बनी, तो उनका जो है उनकी जानकारी के लिए उन्हें ऐसी तो मिल नहीं गई होगी, किसी न किसी चीज़ से उन्हें जानकारी मिली होगी। तो उन्होंने उस जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया? जो चीनी और क्या नाम है, बौद्ध यात्री थे, ठीक है। चीन से भी भारत की यात्रा पर बहुत सारे यात्री आए थे, ठीक है। और बौद्ध यात्री जो थे, ठीक है, तो इनसे क्या नाम है पता चला। और कनिंघम, अब देखते हैं, अब जो मेन है कनिंघम का भ्रम, जो आपको क्वेश्चन में आएगा, कनिंघम का भ्रम की व्याख्या कीजिए, कनिंघम का भ्रम क्या था वो। तो मैं आपको वो बताने जा रही हूँ कि उसमें आपको क्या लिखना है। तो कनिंघम को एक अंग्रेज ने हड़प्पाई मोहर जो है भेंट की। तो कनिंघम को एक अंग्रेज ने क्या करा, वो हड़प्पाई मोहर जो है वो भेंट की, यानी गिफ्ट में दी या उपहार में दी, ठीक। तो उस मोहर पर ध्यान दिया। तो कनिंघम ने क्या करा, उस मोहर पर ध्यान दिया, उन्हें देखा भी, लेकिन उसके कालखंड को दिनांकित करने में असफल प्रयास किया। मतलब कि उन्होंने उसका जो है दिनांकित किया, मतलब उसके जो है दिन या उसका कालखंड जो है वो किस समय की है, उसको क्या नाम है देखने का प्रयास करा, पर उसमें वो सफल नहीं हो पाए, असफल रहे। जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी, उन्होंने ऐसा इसीलिए किया कि दूसरे पुरातत्वविदों की तरह उनका भी विश्वास था, ठीक है। तो उन्होंने ये जानकारी इसीलिए मान ली सच, क्योंकि जो बाकी के पुरातत्वविद थे वो भी मानते थे, तो उन्होंने भी उनकी तरह ही ऐसा विश्वास कर लिया कि भारतीय इतिहास की जो शुरुआत है वो गंगा घाटी के पनपे शहरों के राज्यों के साथ हुई है। तो उनका भ्रम मेन क्या था? तो उनका मेन जो था भ्रम या उनकी गलतफहमी ये थी कि उन्होंने ये मान लिया कि जो हड़प्पा है, उस हड़प्पा सभ्यता की जो शुरुआत है वो गंगा घाटी के पे जो शहर पनपे हैं उनसे हुई है। तो यही उनका भ्रम था। तो अब हम पढ़ते हैं एक नवीन प्राचीन सभ्यता के बारे में। तो दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो हैं खोज निकाली। तो क्या किया? जो दयाराम साहनी है, मैंने अभी आपको 3 बताए थे कि कनिंघम, जॉन मार्शल और दयाराम साहनी, ठीक है, ये तीनों ने काम किया था हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में। तो इसमें से ही एक दयाराम साहनी जो हैं, उन्होंने पुरातत्वविदों हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं उनको खोजा, उनको खोज निकाला, उनको ढूंढा। और
यह प्रारंभिक इतिहास के स्तरों से संबंधित थी और लोग इनके महत्व को अब समझने लगे थे। जो ये मोहरें थीं, पहले क्या नाम है, लोग जो है इनको समझते नहीं थे, इनकी जो वैल्यूज़ थी वो लोगों को नहीं पता थी। पर बाद में लोग क्या करें, इसको समझने लग गए। जैसे कि मैंने अभी थोड़ा पहले आपको बताया था कि आपको अगर मोहर का प्रयोग तो है किस तरीके से किया जाता था। जैसे कोई सामान है वो एक स्थान पर रखा है और अगर आप उसे कहीं भेजना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर आप उसको बांध कर और वो मिट्टी से बनी मोहर को लगा सकते हैं, जिससे कि क्या नाम है, अगर कोई आपके सामान को छेड़ता है तो उससे पहले मोहर टूट जाएगी। उससे अगर खोलना चाहता है तो वो व्यक्ति, तो इस तरीके से मोहर का प्रयोग है। और मोहर का जो प्रयोग है वो उसके ये पता चलता है कि ये इस काल में इस मोहर का प्रयोग होता था या उस समय में। तो अगर वो मिलती है तो वो भी एक इतिहास को जानने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो रखालदास बनर्जी रखालदास बनर्जी ने हड़प्पा से प्राप्त मोहरों को सदृश मोहरें और मोहनजोदड़ो से निकाली, जिससे यह पता चलता है कि दोनों पुरास्थल जो है एक ही संस्कृति के भाग थे। जैसे कि अब इसमें जो रखालदास बनर्जी हैं, बनर्जी तो उन्होंने क्या करा, जो मोहरें उन्हें हड़प्पा से प्राप्त हुई थी बिल्कुल सेम टू सेम वैसी की वैसी ही, तो उन्हें कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो जिससे कि क्या पता चलता है कि दोनों में जो है ये पुरास्थल जो है जो ये दोनों पुरास्थल हैं, इनमें एक ही संस्कृति के जो भाग थे। अब मान लीजिए कि ये एक गांव है या फिर ये एक गांव है और अगर जैसे यहाँ पर भवनों को इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है, और यहाँ पर भी भवनों को इसी तरीके से बनाया गया है, ठीक है, तो इसे देखकर आपको क्या पता चलेगा कि ये जो हैं एक ही जैसी चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो जैसी मोहरें उन्हें हड़प्पा से मिली रखालदास बनर्जी को, वैसी ही उन्हें मोहनजोदड़ो से भी मिली। ठीक है, तो जिससे उन्हें ये पता चल गया कि जो संस्कृति थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पुरास्थलों की, वो एक ही संस्कृति के भाग हैं या फिर वहाँ पर एक ही संस्कृति जो थी चलती थी। पुरास्थल 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल ने पूरे विश्व के सामने यह घोषणा सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की। तो 1924 में क्या करा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल, ठीक है, ये शायद जॉर्ज मार्शल थे। एक बार मैं आपको कंफर्म करके कमेंट में लिख दूंगी, वहाँ से आप देख लेना, अभी मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। तो 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल ने पूरे विश्व के सामने ये घोषणा कर दी कि सिंधु घाटी के जो नवीन सभ्यता की खोज की गई है। तो जो उन्होंने ये घोषणा कर दी, यानी कि शायद ये जॉन मार्शल ही थे। तो जॉन मार्शल ने 1924 में ये घोषणा की विश्व के सामने, पूरी दुनिया के सामने, ये जो सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की गई है कि सिंधु घाटी में उन्हें एक नई जो है वो सभ्यता मिली है। नई तकनीक तथा प्रश्न। तो क्या हुआ था, 1944 में आई.एम. व्हीलर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, तो 1944 में कौन थे, भारतीय पुरातात्विक विभाग के डायरेक्टर जनरल R.E.M. व्हीलर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 1 मार्क में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर उत्खनन करने की बजाय टीले स्तर के विन्यास का अनुसरण करना जो है उन्होंने आवश्यक समझा था। तो उन्होंने कहा कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर हम उत्खनन करें, इससे अच्छा क्या नाम है, हमें टीले के स्तर विन्यास पर अध्ययन करना जो है या अनुसरण करना चाहिए। तो व्हीलर जो है वो सेना के ब्रिगेडियर भी थे। तो व्हीलर कौन थे, वो सेना के ब्रिगेडियर भी थे और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल भी थे। ठीक है, ये उनकी दोनों खूबियाँ हैं, ये आपसे उस सोर्स वाले क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। तो अतीत को पूरा करने की समस्याएं, तो अतीत को तो कुछ जोड़कर पूरा करना है, उसकी समस्याएं क्या क्या आती हैं, यहाँ अतीत को जानने में क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो हड़प्पाई लिपि अभी तक एक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए लिपि में हमें प्राचीन सभ्यता को जानने की कोई मदद नहीं मिलती। ठीक है, तो केवल जो भौतिक साक्ष्य हैं इतिहास को पुनर्निर्मित करने में मदद देते हैं। 8 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो
ये क्या है, हड़प्पाई जो लिपि है वो नहीं पढ़ी गई, तो हमें उसकी लिपि से कोई सभ्यता के बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिलेगी। तो जो पर वहाँ के जो भौतिक साक्ष्य हैं उन्हें देखकर ही हमें इतिहास को जो है उस निर्माण करने में या उसकी व्याख्या करने में मदद मिलती है। कौन कौन से वो भौतिक साक्ष्य हैं? मृत भांड हो गए, औजार हो गए, घरेलू वस्तुएं हो गई, ठीक है। ये खोजों का वर्गीकरण, तो खोजों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता था कि जो वो दो तरीके से किया जाता था। अन्वेषणों का वर्गीकरण, ठीक है, तो सामान्य, एक तो सामान्य सिद्धांत पे किया जाता था और एक जटिल सिद्धांत पे किया जाता था। तो सामान्य सिद्धांत था, तो सामान्य सिद्धांत में क्या लिया जाता था? पत्थर, मिट्टी, अस्थि, हाथीदांत से संबंधित होता था। और जटिल सिद्धांत उनकी उपयोगिता के आधार पर होता था। यानी कि जो सामान्य वस्तु होती हैं या सामान्य रोजमर्रा के उपयोग की वस्तु होती हैं वो सामान्य सिद्धांत पर आधारित होती थी। और जो है जटिल सिद्धांत की वस्तुएं वो जो है उपयोगिता के आधार पर जो है आधार पर होती थी। यानी कि जो क्या नाम है, मुश्किल से मिलती हैं चीज़ें या कीमती होती हैं। पुरातत्वविदों ने अप्रत्यक्ष वस्तुओं को भी सहारा लेते हुए जैसे कपास के टुकड़ों से यह अनुमान की पोशाक कैसी थी और मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर थे। अब उन्होंने ये कैसे अंदाज़ा लगाया कि अब उन्होंने अप्रत्यक्ष वस्तुओं को कैसे सहारा बनाया, ठीक है। अप्रत्यक्ष वस्तुओं को ऐसे उनसे जानकारी प्राप्त की जो उन्हें क्या मिला, कपास के टुकड़े मिले, ठीक है। उससे इन्होंने ये अनुमान लगाया कि उनके जो पोशाकें हैं वो कपास के टुकड़ों की होती होंगी। और फिर उन्होंने क्या करा, मूर्तियों को देखा, तो मूर्तियों पर जिस तरह के कपड़ों को बनाया गया था, उनके ऊपर जिस तरह से कपड़ों का डिज़ाइन बनाया गया था, तो ये तो कपास को देख के समझ में आ गया इस कपास से कपड़ा बनता था, ठीक है। तो और उसकी शेप कैसी होती थी, उसका डिज़ाइन कैसा होता था, ये उन्हें मूर्तियों की पोशाकों को देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि ऐसा होता होगा। अब व्याख्या की समस्याएं, तो ठीक है, तो अतीत की जो व्याख्या करने में या इतिहास की व्याख्या करने में जो इतिहासकारों को क्या समस्याएं आती हैं, तो ये है कि नारी मृण मूर्तियाँ, ठीक है। तो उन्हें क्या मिला है, एक नारी मृण मूर्ति यानी नारी की पत्थर की मूर्ति मिली है, जिसे क्या कहा गया है, उसे मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। पुरुष के दुर्बल पत्थर की मूर्ति, तो एक नारी की मूर्ति मिली है जिसे मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। और एक पत्थर की मूर्ति मिली है पुरुष की, जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। मोहरों पर और पेड़ पौधों के जो है चित्र बनाए गए हैं। इससे पता चलता है कि वो प्रकृति की पूजा करते हैं, ठीक है। तो वो व्याख्या जो है, इसमें आपको ये लग रहा होगा कि इसमें व्याख्या में क्या समस्याएं हैं, ठीक है। तो व्याख्या में समस्याएं का मतलब ये है कि जो भी वो व्याख्या कर रहे हैं इतिहास की, तो उनको इन चीज़ों के जो है प्रत्यक्ष रूप से कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं। वो सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं देखकर कि ऐसा होता होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो नारी की मूर्ति मिली है उसे मातृ देवी की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और जो पुरुष की मूर्ति है उसे पुरोहित राजा कहा गया है। और जो मोहरे हैं या फिर पेड़ पौधे हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये प्रकृति की पूजा करते होंगे। एक सींग वाला जानवर है जिसे एक श्रृंगी नाम दिया गया है। एक योगी है जो आलती पालती मारकर बैठा हुआ है और उसने अपने दोनों हाथों को सीधा करके अपने घुटनों पर रख रखा है, जैसे कि योग मुद्रा में बैठता है कोई भी व्यक्ति, तो उसे एक योगी की संज्ञा दी गई है। जानवरों से घिरा दिखाया गया है, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसे क्या नाम है, जिसके चारों ओर जानवर हैं और उसे आद्य शिव की संज्ञा दी गई है और हिंदू धर्म के प्रमुख देवता के रूप में। और क्या है, शंखुआकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। जो शंखुआकार वस्तुएं हैं यानी कि पत्थर की, ये इस तरीके की आपकी उसमें पिक्चर भी है, जैसे शिवलिंग होती है इस तरीके की, वो पत्थर की वस्तुएं हैं जो कि शंखुआकार हैं। तो उन्हें क्या है, एक उन्हें नाम दिया गया है कि मतलब उनको लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। यही नाम बाद में पौराणिक परंपराओं में प्रयुक्त किया गया है। और ऋग्वेद में क्या करा है, एक रुद्र नाम के देवता हैं जिनका उल्लेख मिलता है।
तो यही जो नाम है बाद में पौराणिक परंपराएं, जो पुरानी परंपरा होती हैं और वो शिव के लिए प्रयुक्त किया गया है। जब उनको पहले जो था वो रुद्र नाम के देवता थे, यानी नाम उनका क्या था, रुद्र था, ठीक है। तो जो ये नाम है बाद में जो पुरानी परंपरा होती है, पौराणिक परंपरा, वो किसके लिए प्रयुक्त की जाने लगी, वो शिव के लिए प्रयुक्त किए जाने लगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।